हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस IIT JEE नेट के प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एनपी फिजिक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने आपके लास्ट के जो वर्क एनर्जी थ्योरम और सर्कुलर मोशन के जो लेक्चर है वो अपलोड कर दिए हैं। आज अपना जो लेक्चर है दैट इज सेंटर ऑफ मास एंड कॉलिजन। ठीक है, अपन इसके बाद वैसे सर्कुलर मोशन के बाद तो अपन रोटेशनल पढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट आ जाता है रोटेशनल में। तो अपन सबसे पहले इसको कवर करेंगे दैट इज सेंटर ऑफ मास, फिर अपन इसके ऊपर आ जाएंगे दैट इज रोटेशन मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का जो लेक्चर है वो अमेजिंग रहने वाला है। ठीक है, इसमें बहुत सारे PYQ कराऊंगा अच्छे से। आपको क्या करना है, उन PYQ को अच्छे से उनके कंसेप्ट को सीखना है और उनके ऊपर अच्छे से टेस्ट देना है और अपनी गलतियां को क्या करना है, फाइंड करना है और उनको ओवरकम करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बिना टाइम वेस्ट को किए अपन शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, हमारे चैनल को सबसे पहले तो आपको जुड़े रहना है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ठीक है, तो अपन आते हैं अब काम की बात पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो, आपने देखा होगा कि यहाँ पे ये चिड़िया का जो मांस है वो ऐसे फैला हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक अपन अंगुली से इसको क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। आपने बहुत सारी चीज़ें अपन ने देखी होगी कि अपन बहुत सारी चीज़ें अपन बैलेंस करते हैं। जैसे ये मार्कर है, ठीक है, इस मार्कर को मैं अगर यहाँ से लेके आता हूँ, ठीक है, तो यानी कि कोई ना कोई इसका पॉइंट है जहाँ पे इसका अपन पूरा का पूरा मास कॉन्सेंट्रेट मान सकते हैं। ठीक है, वो इसका अपन क्या बोलते हैं, इसको सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। तो सेंटर ऑफ मास का ये कतई मतलब नहीं होता है कि अपन मास से रिलेटेड कर रहे हैं। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है, अपन एक ऐसा कोऑर्डिनेट होता है जहाँ पे अपन पूरा मास क्या मान सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट मान सकते हैं उस बॉडी पर। ठीक है, वो बाहर भी हो सकता है उस बॉडी से, वो अंदर भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। तो आप सेंटर ऑफ मास का ये मतलब नहीं कि मास से ये मास है, ये एक पॉइंट होता है जहाँ पे अपन पूरा मास कॉन्सेंट्रेट मान सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सबसे पहले अपन सेंटर ऑफ मास देखेंगे, फिर अपन मोमेंटम कंजर्वेशन पे आएंगे। ठीक है, और लास्ट में अपन कॉलिजन पढ़ के आज का जो लेक्चर वो कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो शुरू करें। जैसे ये रिजिड बॉडी है, तो ये पॉइंट क्या है, एक वो पॉइंट है जिसके ऊपर ये पूरी क्या बैलेंस है, तो इसको अपन बोलते हैं दैट इज सेंटर ऑफ मास। क्या बोलते हैं इसको, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक है, तो यहाँ वही ये डेफिनेशन क्या है कि द पॉइंट वेयर एंटायर मास ऑफ द सिस्टम इज सपोजेड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास। ठीक है, यानी कोई भी बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है, उसका पूरा का पूरा मास कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पॉइंट होगा जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास, वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट मान सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है अपने पास सेंटर ऑफ मास। आगे बढ़ें। अब देखो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की वो कैसे देख सकते हैं, यहाँ से आगे वैसे दिया हुआ है सारी चीज़ें, तो अपन यही देख लेते हैं। जैसे कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की कैसे देखेंगे, कि अपने पास डिफरेंट पॉइंट मास है। अपन ये सबसे पहले अपन देख रहे हैं, किसके लिए देख रहे हैं, ये डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए देख रहे हैं। डिस्क्रीट पार्टिकल मतलब इन द सेंस कि अपने पास छोटे छोटे मास है जिसका मास m1 है, m2 है, ये उनके लिए अपन देख रहे हैं। ठीक है, कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। ठीक है, तो बहुत सारे, जैसे मान लो यहाँ पे m1 है, ठीक है, ये m3 है, ये m2 है, 3 मास पार्टिकल है, और इन मास पार्टिकल का कोई ना कोई एक सिस्टम होगा, इनका भी एक पॉइंट होगा जहाँ पे ये पूरा का पूरा मास क्या होगा, कॉन्सेंट्रेट होगा, दैट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसके तीनों कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, दैट इज XCM, ठीक है, SCM, YCM और ZCM। ठीक है, XCM, YCM और ZCM, ये बन जाएंगे तीनों के कोऑर्डिनेट अगर ये दिए। तो अगर मुझे इसका R पोजीशन वेक्टर लिखना है, ये RCOM, तो अपन लिख सकते हैं ये फॉर्मूले से, दैट इज MR वेक्टर प्लस MR2 वेक्टर प्लस MR3 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास ये निकल के आएगा। और अगर मुझे x में लिखना है तो यहाँ पे R क्या बन जाएगा, सारी की सारी x हो जाएगी। y में लिखना है, ठीक है, तो y की सारी क्वांटिटी हो जाएगी। और z में लिखना है तो मेरे पास z के कोऑर्डिनेट लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये है मास इन द मोशन देन सेंटर ऑफ मास आल्सो इज मोशन। तो अगर अपने पास जो अपने ये जो डिस्क्रीट पार्टिकल है, अगर वो डिफरेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं, ठीक है, तो उनके पास अगर इन जो सिस्टम चल रहा है पूरा, ठीक है, बहुत ये पार्टिकल का जो डिफरेंट वेलोसिटी है, इनका जो सिस्टम चल रहा है, तो उनके इस सिस्टम का एक सेंटर ऑफ मास होगा, उसकी भी वेलोसिटी होगी, दैट इज VCM। वो अपन लिख देंगे M1 V1 वेक्टर प्लस M2 V2 वेक्टर प्लस M3 V3 वेक्टर अपॉन M1। तो ये अपने पास आ जाएगा, बताओ क्या आ जाएगा, ये अपने पास वेलोसिटी, यानी कि इसको डिफरेंशिएट करता हूँ टाइम के रेस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा, और वापस इसका मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये अपने पास आ जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, ये है एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, या आपको ये बात समझ में आ गई क्या। तो ये था थोड़ा सा बेसिक सेंटर ऑफ मास का करना। अब अपन इसके ऊपर सवाल करते हैं, समझते हैं कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है।
ठीक है, क्या बोला है, 2 बॉडीज ऑफ मास 1 kg एंड 3 kg है पोजिशन वैक्टर, दोनों के पोजिशन वैक्टर दिए, ठीक है ये, और रेस्पेक्टिव द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजिशन, ठीक है, पोजिशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम विल बी सिमिलर टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ठीक है, यानी कि एक ऐसा अपन को वेक्टर बताना है जिसका जो मैग्नीट्यूड है उन किसी के अंदर मैग्नीट्यूड के इक्वल हो। तो सबसे पहले तो अपन क्या फाइंड कर देते हैं, एक पोजीशन वेक्टर फाइंड कर देंगे और इसका क्या लिख देंगे अपन, मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड लिखेंगे और देखेंगे कि इनमें से किसका मैग्नीट्यूड इक्वल आ रहा है, ठीक है, वो देखेंगे तो अपने पास ये आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े क्या, चलो, तो अपन को क्या बोला गया है, 2 पोजीशन वेक्टर दिए, दैट इज r1 वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और r2 वेक्टर दिया है दैट इज -3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, 2 वेक्टर दिए अपन को ये, ठीक है। और अपन को अगर मुझे RCM लिखना है सेंटर ऑफ मास का, वो लिख दूंगा m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। एक मछली पानी में गई, एक r वेक्टर पानी में गया, दूसरा वेक्टर पानी में गया, ठीक है, चपाक, ये वाला आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये ऐसे ही फन के लिए था। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकेंगे, देखो m1 क्या हो जाएगा, m1 अपन को दिया है 1, ठीक है, 1 दिया है, और इसका पोजीशन वेक्टर ये i प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है, ये आ जाएगा। और दूसरा मास दिया अपन को 3 kg, तो ये हो जाएगा -3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, छपाक, ये हो जाएगा अपने पास 1 + 3, ठीक है। एक 1 कहाँ पे गया, यहाँ पे इसके साथ गया, और 3 यहाँ पे गया, तो ये हो गया चपाक, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम, है ना। तो अपन के पास यहाँ से निकल के आएगा दैट इज RCM, और ये कितना निकल के आ रहा है, देखो 1 से अपने मल्टीप्लाई किया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखना, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ, देखो ये 1 i कैप हो जाएगा, और 1 और ये 3 माइनस के हो जाएंगे, कितने है ये अपने पास -6 -9 और 1 माइनस का 8 हो जाएगा i कैप, ठीक है, और 2 और ये अपने पास हो जाएगा कितना है, ये माइनस का 2 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 और प्लस का 2, माइनस का 6 और प्लस का 2, तो ये माइनस का 4 j कैप हो जाएगा, k कैप ये अपने पास कितना हो जाएगा k कैप, और ये हो जाएगा 3 यानी कि +4 k कैप, और अपन 4 ये अपने पास कितना RCM, तो RCM वेक्टर निकल के आता है दैट इज -2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये अपने पास RCM निकल के आया। और इसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या निकल के आएगा, कहीं ना कहीं मैंने मिस्टेक किया तो सवाल में कहीं ना कहीं गड़बड़ी होगी, ठीक है, देखते हैं 2i कैप प्लस k कैप -3 सही लिखा है क्या, और ये m1 k कैप, चलो एक बार सॉल्व करते हैं। यानी कहने का मतलब ये, अगर आंसर गलत भी आ रहा है तो आप देख लेना कैलकुलेशन कहाँ एरर हो रही है। इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट इज़ 2² + 2² + 2², तो ये 2² बाहर आ जाएगा यानी कि √3 आ जाएगा। वैसे आंसर मैंने इसका गलत निकाला है, ठीक है, तो ये यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आंसर ये एम करके अपन ने कुछ गड़बड़ी लिखा क्या, 1 यहाँ पे -2 किया था क्या, +2 सही तो लिखा है, ठीक, कैलकुलेशन एरर है। इसका मतलब बस आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है, ये अपन ने लिख दिया, ये आ गया, और इसका जो अपने पास मैग्नीट्यूड निकल के आ रहा है दैट इज़ √6, ठीक है, √6 आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो इसमें बताओ, अपन ये कर सकते हैं कि चेक कर सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड 6 आएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड 6 आता है। बस ये सवाल बच्चे बहुत सारे किए भी होंगे, लेकिन यहाँ पे ये समझे होंगे कि इसका मैग्नीट्यूड, देखो वेक्टर निकाला होगा, इनका वेक्टर पास जो भी आया होगा वो सॉल्व किया होगा, तो उन्होंने कहीं ना कहीं डायरेक्ट टिक किया होगा, लेकिन आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अपने पास कौन सा वेक्टर हो जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। तो ऐसे सवाल आते हैं, सेंटर ऑफ मास का सवाल ये था, ठीक है। आगे बढ़े क्या, चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बोला गया, लोकेट सेंटर ऑफ मास द 2 मास ऑफ लेंथ, ठीक है, 2 मास है, ये m मास ये यहाँ पे ओरिजिन पे रखा गया है दैट इज 0,0, और ये अपने पास d,0 पे रखा गया है ना। जब भी ऐसे मास रखे गए हैं तो उनका जो सेंटर ऑफ मास होता है, वैसे तो डायरेक्ट अपन निकाल सकते हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं मान लो सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ से दैट इज x1, यहाँ से हो जाएगा x2, और x1 की डायरेक्ट वैल्यू मैं बता देता हूँ, जिससे अपन डिस्टेंस ले रहे हैं सेंटर ऑफ मास की, उसका मास m2 अपॉन टोटल मास m1 m2, और इनके बीच का सेपरेशन दैट इज d, ऐसे लिख सकते हैं। और x2 निकल के आ जाएगा, वो अपने पास निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, इसका मास m1 m2 अपॉन इंटू d, ये आ जाएगा। वैसे निकालते कैसे, देखो सेंटर ऑफ मास के लिए आपको बताया था कि ये पूरे x में, तो y तो इसके लिए YCM तो 0 है ना, यहाँ से YCM 0 होगा, यानी कि XCM अपन को निकालना है। XCM क्या बन जाएगा, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास x1 में, यहाँ से ओरिजिन से जो डिस्टेंस है ये x1 है, दैट इज ये x1 हो जाएगी अपने पास, और m1
m1 की वैल्यू कितनी दी है अपन को बताओ, जो m1 ही दी है, और यहाँ पे ये इसका कोऑर्डिनेट 0 है प्लस m2, और इसकी जो डिस्टेंस दी है क्या यहाँ से यहाँ d दी है, और ये हो जाएगा m1 प्लस m2। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो कि m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू डी, ये अपने पास x1 निकल गया है। देखो ठीक है, यहाँ से निकल के आया है। अब बाकी ये से भी निकाल सकते हो, तो आप डायरेक्ट आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, कि अगर आपके पास दो सिमिलर दिए तो इसका जो अगर मुझे सेंटर ऑफ मास लिखना है, तो जिस ऑब्जेक्ट से आप डिस्टेंस ले रहे हो सेंटर ऑफ मास की, उस ऑब्जेक्ट में दूसरे का मास, ठीक है, जैसे मुझे x1 लिखना है तो ये दूसरे का मास अपॉन टोटल मास इंटू दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो लिख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ें क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका सेंटर मास ये हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बात है, दैट इज हैंस सेंटर ऑफ मास लाइक क्लोजर टू ऑब्जेक्ट हैवियर इन द मास। ठीक है, यानी कि जो सेंटर ऑफ मास होता है वो जिसका मास ज़्यादा होता है उस तरफ उसका सेंटर ऑफ मास होता है। जैसे कि ये मान लो कि m1 है, ये m2 है, इनके बीच का सेपरेशन यहाँ पे है, इनके बीच की डिस्टेंस ये है ना मिड में। तो अगर दोनों का मास सेम है तब तो मिड में आएगा, बट यहाँ पे अगर m1 की वैल्यू m2 से ज़्यादा है तो यानी कि सेंटर ऑफ मास वो होगा कहीं ना कहीं इसके पास। बस ये आपको ये बात बोली गई है कि जिसका मास ज़्यादा होता है उसके पास में सेंटर ऑफ मास होता है। सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सिस्टम बॉडीज, ठीक है, ज्योमेट्रिक सेंटर ही होता है। अगर यूनिफॉर्म बॉडी है अपने पास तो उनका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो उसका सेंटर होता है। जैसे रिंग के लिए इसका सेंटर हो गया, यहाँ पे सेंटर डिस्क के लिए हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर प्लेट के लिए हो जाएगा, क्यूब के लिए उसका सेंटर हो जाएगा, हॉलो सिलेंडर के लिए उसका सेंटर हो जाएगा। ये तो अपन जानते हैं कि ये अपन डायरेक्ट सिमेट्री से भी देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने पास सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी। अपन ने अभी तक देखा, ठीक है, सेंटर ऑफ मास को देखा सिर्फ डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए, जहाँ पे m1 m2 ये 3 दिए। ठीक है, तो इसके पार्टिकल के अपन लिख सकते हैं डायरेक्ट x, जैसे कि r पोजीशन वेक्टर लिखना था तो अपन क्या लिख सकते थे, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर ऐसे करके अपन m1 m2 का सम लेते थे, वहाँ से निकालते थे अपन, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास है वो अगर कोई कंटिन्यूस बॉडी है उसका अगर मुझे लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो देखो जैसे कि यहाँ पे एक अपने पास बॉडी है, ये बॉडी है, ठीक है, ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट पे रखी गई है, ठीक है, ये x है, दैट इज y। अब आपको पता है कि इसका मैं छोटा सा क्या मानूंगा, इसके लिए एक छोटा सा dm मानूंगा, ये dm, और यहाँ से इसका जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज r। ठीक है, और ये r क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट x, y, z हो जाएगा। अब इस बॉडी का कहीं ना कहीं एक सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं इस बॉडी का एक सेंटर ऑफ मास होगा, दैट इज मान लेते हैं कि यहाँ पे होगा, और वही क्या डिस्टेंस होगी, वो RCM होगी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे DM होंगे। इन DM का मुझे क्या करना पड़ेगा, एक प्रकार से इंटीग्रेशन कर दूंगा तो मेरे पास निकल के आंसर आ जाएगा। तो कैसे लिख सकते हैं, देखो एक छोटे से के लिए अपने पास जो सेंटर ऑफ मास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं इसके ऊपर होगा, तो ये अपन सेंटर ऑफ मास लिखेंगे, दैट इज क्या लिख देंगे बताओ। पहले तो मैं कॉमन लिख देता हूँ पोजिशन वेक्टर के लिए, RCM के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने पास R, अगर मुझे सेम लिखना है तो वो हो जाएगा R इंटू DM। ठीक है, अब मुझे XCM लिखना है तो XCM के लिए मुझे x की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। ठीक है, x की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, तो यहाँ पे अगर मुझे XCM लिखना है तो हो जाएगा x इंटू DM, सॉरी यहाँ पे नीचे DM भी आएगा, है ना, तो यहाँ पे MDM अपॉन DM। ठीक है, जैसे अपन लिखते थे वहाँ पे, तो ये छोटे के लिए। अगर मुझे y के लिए लिखना है तो यहाँ पे YDM अपॉन DM। यहाँ पे z के लिए लिखना है तो क्या हो जाएगा, ZDM अपॉन DM। ये मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ। अगर अपने पास डिस्क्रीट में दिया है, सॉरी कंटिन्यूस बॉडी दिया है तो उनका अगर अपन कैसे निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ मास, दैट इज़ ये फॉर्मूले यूज़ करके। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास फॉर्मूले। तो पोजीशन वेक्टर का निकालना है अपन तो ऐसे निकाल सकते हैं कि इसका पोजीशन वेक्टर आप कहाँ पे होगा, ये अपन मान सकते हैं कैपिटल R मान लेते हैं ना, तो ये लिख सकते हैं ऐसे। तो क्या ये आपको सारी बातें क्लियर हुई कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे R वेक्टर अपन ये लिख सकते हैं, R वेक्टर लिख सकते हैं XI कैप प्लस YJ कैप, ठीक है, प्लस ZK कैप लिख सकते हैं कि नहीं बताओ। ठीक है, तो हम पुट करेंगे तो तीनों अलग अलग के लिए आ जाएगा अपने पास निकल के। ठीक है, अब इसको समझने से पहले अपन एक और कंसेप्ट समझते हैं। वहाँ पे आता है अपने पास डेंसिटी। ठीक है, इस कंटिन्यूस बॉडी के लिए एक अपने पास कंसेप्ट निकल के आता है, दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी तीनों के लिए अलग अलग हो जाती है। लीनियर के लिए लीनियर मास डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको नोट करके लिखना है, नोट करके लिखा देता हूँ मैं। एक आता है अपने पास कंसेप्ट, ठीक है, दैट इज लीनियर मास डेंसिटी। इसका मतलब ये होता है, इसको लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं,
ठीक है। लीनियर मास डेंसिटी वो होता है कि पूरी अगर मान लेंथ एल है, ठीक है, उस पे मास जो एम होता है, ठीक है, यूनिट लेंथ पे जो मास होता है उसको बोलते हैं अपन लीनियर मास डेंसिटी। अगर जैसे मान लो एक रॉड है, ठीक है, इसका मास एम है, लेंथ एल, इस यूनिट लेंथ पे जो मास है, ये 1 मीटर लेंथ पे जो मास है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एम एल अपॉन। ठीक है, कहने का मतलब एल पे मास एम है तो 1 पे कितना हो जाएगा, एम बाई एल, इसको अपन लैम्डा बोलते हैं। लैम्डा इज अ लीनियर मास डेंसिटी। अगर छोटे से अपन देखने के लिए अगर कांस्टेंट है, यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि डी एम बाय डी एल, ठीक है, और डी एल यहाँ से डी एम भी लिख सकता हूँ, दैट इज लैम्डा इंटू डी एल। तो ये फॉर्मूला आगे यूज आएगा, ये आपको समझना है। यहाँ पे लैम्डा कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है, ये कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। क्या ये आपको बात क्लियर हुई क्या? तो यहाँ पे वेरिएबल भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। बस, तो ये था अपने पास किसके लिए था, लीनियर के लिए। दूसरा अपने पास आता है, बताओ वो क्या आ जाता है, एरिया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कैमरा चेंज। दूसरे के लिए आ जाएगा अपने पास एरिया मास डेंसिटी, ठीक है, एरिया मास डेंसिटी। नाम से ही पता चल रहा है, अपन सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। सिग्मा हो जाएगा मास कितने यूनिट एरिया मीटर स्क्वायर में कितना फैला हुआ है। तो यहाँ से डी एम बाय डी ए भी कर सकता हूँ। तो यहाँ से जो डी एम की वैल्यू निकल के आएगी दैट इज डी ए। ये फॉर्मूले यूज में आएंगे आगे, क्योंकि आप ध्यान से देखो, जब अपने पास कंटिन्यूस बॉडी है तो उसमें डीएम की रेस्पेक्ट में करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे अपन डीएम के वैल्यू पुट करेंगे, इसलिए मुझे ये फाइंड करने पड़ रहे हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ से सिग्मा हो जाएगा, और डायरेक्ट मैं सिमिलर लिख रहा हूँ, सिमिलरली ये हो जाएगा थर्ड केस, दैट इज़ वॉल्यूम मास डेंसिटी, ठीक है ना, जिसको अपन रो से रिप्रेजेंट करेंगे। तो रो हो जाएगा अपने पास मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि छोटे से मास वॉल्यूम में जो मास होगा दैट इज, यहाँ से जो मास डीएम आ जाएगा वो आ जाएगा रो इंटू डीवी, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं। तो ये था लीनियर मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी एंड एरिया मास डेंसिटी। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आरसीएम ये सारे फॉर्मूले मैंने लिखा दी, ठीक है। यहाँ पे यूजेस आने वाले हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब देखो सवाल दिया है, क्या दिया है कि द मास डेंसिटी अपन को लैम्बडा ऑफ नॉन यूनिफॉर्म रॉड, जहाँ पे ये लैम्बडा वेरी कर रहा है, लैम्बडा नॉट इंटू एक्स दिया है, वेयर इज लैम्बडा नॉट इज कांस्टेंट, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास द। अगर देखो यहाँ पे अगर लैम्बडा कांस्टेंट होता, ठीक है, मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होता वो तो बिल्कुल सेंटर पे होता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे अपन को क्या दिया है, लैम्बडा की वैल्यू लैम्बडा नॉट इंटू एक्स, यानी कि एक्स के साथ ही क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, यानी ये अपन को दिया है वेरिएबल, ठीक है ना, वेरिएबल दिया है। क्या ये बात समझ आई? तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला है यहाँ पे, लेंथ एल है, 0 से लेंथ एल है, इसका मास भी दिया है अपन को एम, ठीक है। अपन को ये फाइंड करना है। तो देखो कैसे करेंगे, अपन को पता है कि एक्स में है सारी चीज़ें, ठीक है, एक्स में सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ से जो अपने पास डी एम निकल के आएगा एक छोटा सा, जो यहाँ पे एक्स लेंथ पे होगा दैट इज डी एम, और इस डी एम की वैल्यू क्या होगी, लैम्बडा इंटू डी एल, ठीक है। तो यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू जो आ जाएगी, यहाँ पे डी एक्स मान लेते क्योंकि लेंथ अपन ने एक्स मानी है, डी एक्स, लैम्बडा नॉट इंटू एक्स, और ये डी एक्स हो गया, ठीक है। ये अपन के पास आ गया डी एम। अब अपन को पता है कि अगर मुझे एक्सीएम लिखना है तो अभी जस्ट फॉर्मूला लिखाना था, क्योंकि वाई सी एम यहाँ पे 0 हो जाएगा और जेड सी एम 0 है, क्योंकि पूरा का पूरा ये लीनियर है, 1D में है। तो यहाँ से अपने पास निकल के आएगा दैट इज एक्स डी एम अपॉन डी एम। तो यहाँ से एक्स, ठीक है, ये अपने पास आ गया लैम्बडा नॉट एक्स डी एक्स अपॉन लैम्बडा नॉट एक्स डी एक्स, ठीक है। और कहाँ से कहा है, एल लेंथ तक बोला है, तो यहाँ से 0 से एल तक लेंथ हो जाएगी। तो लैम्बडा नॉट से लैम्बडा नॉट तो गया, ठीक है, लैम्बडा नॉट से लैम्बडा नॉट गया। तो यहाँ से अपने पास जो एक्स सी एम निकल के आया, ये आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, 0 से एल तक अपॉन एक्स डी एक्स, 0 से एल तक। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3, 0 से एल तक, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 से एल तक। तो यहाँ से ये हो जाएगा अपने पास 2/3 एल स्क्वायर से एल क्यूब, यानी कि एल। तो ये अपने पास आ गया एक्स सी एम 2L/3, ठीक है। तो ये अपने पास निकल के आंसर आता है दैट इज 2L/3। देखो ये क्यों आया, 2L/3 की वैल्यू कहाँ पे होगी, देखो ये अपने पास कहीं ना कहीं इस L/2 से ज़्यादा ही होगी, ठीक है। 0.5 वैल्यू होती है और इसकी 0.6 होती है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रहा है, इस L/2 से आगे आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि आप ध्यान से देखो लैम्बडा है वो लैम्बडा नॉट एक्स है, यानी कि जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है इसका मास बढ़ रहा है, यानी कि रॉड एक्चुअल में थोड़ी सी ऐसे हल्की सी मोटी होगी, है ना, यहाँ पे ऐसे होगी,
ठीक है। तो इसका मास ऐसे है, तो अपन जानते हैं कि अगर सिमिलर होती तो यहाँ पे L/2 पे होती, लेकिन इसका मास इस तरफ ज़्यादा है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो इस तरफ शिफ्ट हो गया है ना। तो यहाँ पे ये दैट इज लेंथ 2L/3 आ रही है, ठीक है। इसका यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। क्या आपको ये सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट क्लियर हुए? ठीक है, तो ये आगे बढ़ते हैं। ये था ऐसे सवाल आता है। तो ये अब देखो, ये तो वैसे अपन सब निकाल सकते हैं डेरिवेशन से करके, लेकिन आपको कंसेप्ट मैंने बता दिया कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो जब भी आपको देखो, ये अपन ने लिख दिया था इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास। अब आपको ये याद रखना है, ये सारी चीज़ें मैंने जो लिख के दी है यहाँ पे, वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। सेमी जो रिंग होती है उसका जो होता है, उसके सेंटर से 2r/π पे होता है, ठीक है। जो अपने पास डिस्क होती है उसका होता है 4r/3π, ठीक है, 4r/3π। याद रखनी है सारी चीज़ें, एग्जाम में काम आएगी। होलो स्फीयर है उसका r/2 पे होता है, और सॉलिड है उसका 3r/8 पे होता है, ठीक है। होलो कौन है? उसका होता है यहाँ से जो बेस है इसका, ठीक है, बेस से h/3, और सॉलिड के लिए होता है h/4, ठीक है। ये याद रखना है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल आए हुए हैं सॉलिड कौन के ऊपर, ठीक है। तो ये आपको सारी चीज़ें स्लाइड मैंने दे दी है, आपको याद करनी है। अब आता है कैविटी प्रॉब्लम। कैविटी प्रॉब्लम देखो, एक्चुअली में तो यहाँ पे अपन ने जो फॉर्मूला लिखा है वो एरिया डिस्क के लिए लिखा है, 2D के लिए लिखा है, हो सकता है वो 3D भी दे सकता है ना, 3D के केस में भी आ सकता है। तो बस वही है कि जो कैविटी प्रॉब्लम में ये होता है कि एक अपने पास बॉडी थी जिसका मास अपन को पता था कि सेंटर ऑफ मास ये था, लेकिन जब मैंने इसके यहाँ से कुछ बॉडी कट पार्ट कर दिया, तब मुझे ये बताना है कि इसका अब सेंटर ऑफ मास कहाँ खिसक जाएगा, है ना। अब नेट जो सेंटर ऑफ मास होगा कि इसको बॉडी को हटाने के बाद, कैविटी करने के बाद उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, ठीक है, वो अपन को बताना है। यानी कि ट्रंकेटेड बॉडी इसको बोलते हैं, तो कहाँ पे होगा, तो डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला यूज में लेना है, ठीक है। ये और ये कब लिख सकते हैं, जब अपन के पास जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट दी हो। कैसे? अपन ने फॉर्मूला लिखा था XCM दैट इज m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 माइनस प्लस m2, ठीक है। यहाँ पे एक मास निकाला, इसका मतलब नेगेटिव अपन मान सकते हैं, ठीक है। तो ये अपन मान सकते हैं, ये अपने पास हो जाएगा m1 डिस्क का हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया, A1 हो जाएगा, ठीक है, x1 ये हो जाएगा, ठीक है। इसका मास नेगेटिव है तो माइनस सिग्मा A2, ठीक है, x2 अपॉन इसका मास नेगेटिव तो m2 लिख दिया। तो यहाँ से सिग्मा, सॉरी इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पे ये अपन लिख देते हैं, देखो इसको लिख दूंगा सिग्मा A1 माइनस सिग्मा A2। तो यहाँ पे सिग्मा जो ऊपर कॉमन लेके यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, तो डायरेक्ट अपने पास जो फॉर्मूला निकल के आता है ये वाला, वो यही आता है ना। तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रख सकते हो, लेकिन ये किस केस में, व्हेन अपने पास एरिया डेंसिटी, एरिया मास डेंसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है ना, कांस्टेंट दियो, यहाँ पे कांस्टेंट है तभी अपन निकाल सकते हैं, है ना, डायरेक्ट कॉमन लेके निकाल सकते हैं, अपने पास ये आ जाएगा। और अगर मुझे वॉल्यूम दिया है ना 3D में यहाँ पे, तो इस केस में अपने पास ये अपने पास दिया है 3D में, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे ये निकाला गया है कैविटी। तो अब की बार जो अपने पास निकल के आएगा XCM, ये तीनों के लिए वैलिड है, यहाँ पे जैसे XCM लिखा है YCM, यहाँ पे बस ये चेंज हो जाएगा, Y आ जाएगा, Z आ जाएगा, जैसे यहाँ पे, क्योंकि ये 2D में है तो यहाँ पे XCM, अगर देखो ये ऑरिजिन पे मानता हूँ, सॉरी एक्सिस पे मानता हूँ, तब तो आपको ये हो जाएगा, ठीक है। एक्सिस पे ये निकल जाता है x की वैल्यू, सिमेट्रिक x एक्सिस के अगर सिमेट्रिक निकलता है तो YCM तो वैसे भी 0 रहता है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास जो XCM आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बताओ, ये अपने पास आ जाएगा दैट इज़ यहाँ पे वॉल्यूम V1 x1 माइनस V2 x2 अपॉन V1 माइनस V2, बस ये करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या है, V इज़ वॉल्यूम। ये कैसे किया, ये कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। अगर ये वॉल्यूम, सॉरी यहाँ पे ये कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, ये अपने पास कांस्टेंट होना चाहिए, जो रो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि वॉल्यूम मास डेंसिटी अगर कांस्टेंट है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूले यूज़ में ले सकते हैं। इसके ऊपर सवाल करते हैं ताकि अपने जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। ये अपने पास एक्स एक्सिस है, पहले ये अपने पास ही क्या थी, डिस्क है क्या, हाँ डिस्क है, एम मास रेडियस आर कॉन्सेंट्रेट ऑरिजिन विच, ये कैविटी यहाँ पे, इसकी रेडियस अपन को दी है दैट इज़ r/2 और इसकी रेडियस दी है दैट इज़ r, ठीक है। और अपन को बोला है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, यहाँ से ये अपन ने निकाल दिया, निकालने के बाद जो बॉडी बनी उसको ट्रंकेटेड बॉडी बोलते हैं, और इसका r/2 पे ये अपन ने निकाल दिया डिस्क, और बताना इसका सेंटर ऑफ मास। अपन को ये देख के ही पता चल रहा है कि एक्स एक्सिस की सिमेट्रिक है, यानी कि YCM तो इसका क्या है 0 है, तो अपन को सिर्फ क्या निकालना है, XCM निकालना है, ठीक है। तो ये अपने पास कहीं ना कहीं यहाँ पे जो इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा वो कहीं ना कहीं यहाँ पे खिसक जाएगा, क्योंकि मास यहाँ का वाला था वो हटा दिया, तो इस तरफ वाला जो मास है वो ज़्यादा, यानी पहले यहाँ पे था, अब ये क्या हो गया, शिफ्ट हो गया,
आपको हो सकता है शिफ्ट पूछ लें तो वो अपन निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे आगे है जगह, हाँ चलो यहाँ से लिख देते हैं। अपन को क्या दिया, एक बॉडी है। देखो सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, इसके कोऑर्डिनेट क्या है सेंटर ऑफ मास के 0, सॉरी ये हो जाएगा अपने पास कितनी लेंथ है r/2, r/2, 0 ये हो जाएगा ना। तो अपने पास फॉर्मूला डायरेक्ट देखो यहाँ पे कांस्टेंट दिया है तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला वैसे यूज़ कर सकता हूँ, दैट इज़ a1 x1 क्या हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी होगी, तो कोई नहीं, टेक्निकल इशू आ गया था, देखते हैं क्या बोला है। देखो अपने पास दोनों के यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास अपन ने लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट अपन क्या लिखेंगे x1 माइनस a2 x2 अपॉन a1 माइनस a2, ठीक है। तो डायरेक्ट अपने पास आ जाएगा a1 की वैल्यू कितनी है बताओ, ये हो जाएगा पाई r², ठीक है, पाई r², x1 कितना है इसका 0, माइनस a2 कितना हो जाएगा पाई r/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और इंटू आ जाएगा अपने पास r/2 अपॉन a1 कितना है पाई r² माइनस पाई r/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो पाई तो वैसे भी गया यहाँ से, ये पाई तो कॉमन कैंसिल हो जाएगा, r² भी कैंसिल हो जाएगा, कॉमन ले लूँगा, ठीक है। तो ये गया, अपने पास बचा क्या यहाँ पे, ये तो 0 हो गया वैसे भी, ये अपने पास बचा r, ये हो जाएगा 4 और ये हो गया 8 बाय, ये अपने पास हो जाएगा 1 माइनस 1/4, यानी कि माइनस का है r/, ये कितना था 4 है ना, तो 3/4 आ जाएगा, और ये से हो जाएगा 2, 3 नीचे आ जाएगा तो r/6 आ जाएगा ना, माइनस r/6। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आई माइनस r/6, यानी कि माइनस r/6 मतलब ये माइनस r/6, 0, यानी कि शिफ्ट कितना हुआ, ऐसे देखने जाए तो यहाँ पे जो शिफ्ट हुआ दैट इज़ r/6 है ना, यहाँ पे था फिर यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यानी कि इस तरफ आ गया। नेगेटिव आने का मतलब यही है कि ये इस तरफ शिफ्ट हुआ है, तो आपको ऐसे करना था, ठीक है, कोई ज़्यादा टफ है नहीं। आगे बढ़े क्या, चलो ये ऐसे सवाल आते हैं अपन को करने होते हैं। अपना जो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट था वो यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपन मोमेंटम के ऊपर, ठीक है, मोमेंटम अपन ने पढ़ लिया था, अब आते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन के ऊपर, ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन के ऊपर। तो ये जैसे कि आपने बहुत सारे सवाल देखे होंगे जिसमें एक बम है, बारूद है, ठीक है, यहाँ पे बारूद है, यहाँ बम है, जब ये विस्फोटक होता है तो ये आगे से जाता है ऐसे वेलोसिटी से, ठीक है, पीछे जाता है, ठीक है, इसके पीछे की साइंस क्या है वो सारी चीज़ें अपन समझेंगे, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, अगर मान लो कि जो शेयर है जिसके नीचे व्हील लगे हुए हैं और अगर ये एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं तो ये इस तरफ जाएगा v वेलोसिटी से, v1 से, ये v2 से इस तरफ जाएगा, और अपन देखेंगे यहाँ पे कौन सी साइंस लग रही है, ये आपने देखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं दैट इज़ मोमेंटम कंजर्वेशन, इसके ऊपर सवाल आते हैं, ठीक है। ये जो चैप्टर है वो एक प्रकार से इसके ऊपर कहीं ना कहीं एक सवाल आपको दिख ही जाता है, अच्छा सवाल है, अच्छा ये चैप्टर है। आगे बढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को अपन समझते हैं। देखो ध्यान से, अपने पास 3 पार्टिकल है, ठीक है, कितने पार्टिकल है 3 पार्टिकल है, और ध्यान से देखो इन दोनों की वेलोसिटी मान लो अपन को दी हुई है, ठीक है, इसकी v1 वेक्टर दी है, इसकी v2 वेक्टर दी है, इसकी v3 वेक्टर दी है, ठीक है। तो इनिशियल में जो इसका मोमेंटम होगा, देखो मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि मोमेंटम इसका क्या रहता है, कंजर्व रहता है, ठीक है, लॉ ये बोलता है। तो जैसे कि ध्यान से देखो कि अगर मुझे मोमेंटम इनिशियल लिखना है ना तो क्या हो जाएगा m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस m3 v3 वेक्टर, ठीक है, ये अपने पास इनिशियल हो गया। और अपन को फाइनल अगर लिखना है तो फाइनल इस सिस्टम का हो जाएगा, ये मैंने पूरे सिस्टम का लिखा है, ठीक है, ये पूरे सिस्टम का है, ये अपने पास मान लिया अपन ने इसको सिस्टम। अब ध्यान से देखो कि अपन ने VCM जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस m3, मैं 3 पार्टिकल के लिए लिख रहा हूँ, वैसे आप बहुत सारे पार्टिकल के लिए लिख सकते हो, तो m1 प्लस m2 प्लस m3 है ना, ये हो जाता है। तो यहाँ से आप देखो क्या लिख दोगे, इसको इस तरफ भेजता हूँ तो अपने पास मास ऑफ सिस्टम हो जाएगा और VCM, और ये क्या हो जाएगा, देखो अपन ने ये लिखा था P इनिशियल है ना, तो ये अपने पास हो जाएगा मोमेंटम सिस्टम का। क्या ये आपको बात समझ में आई क्या, जो मैंने ये लिखा, देखो ध्यान से यहाँ पे यही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो मोमेंटम होता है
दैट इज m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3। ये निकल के आया। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ आया। मोमेंटम पहले इनिशियल में ये लिख दिया अपन ने। अपन ये जानते हैं कि VCM इसका ये होता है, तो यहाँ से अपने पास निकल के ये आता है। यानी कि जो मोमेंटम अगर मुझे सिस्टम का देखना है तो सिस्टम का मास और ये सिस्टम किस वेलोसिटी से चल रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास किस वेलोसिटी से चल रहा है, उनका दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा अपने पास, मोमेंटम कंजर्वेशन, सॉरी मोमेंटम हो जाएगा। और अगर मोमेंटम कंजर्वेशन करना है तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो इनिशियल मोमेंटम है वो फाइनल मोमेंटम के इक्वल हो जाएगा। तो ये अपने पास इनिशियल मोमेंटम था और ये अब कंबाइंड चल रहे हैं, तो इसका जो आ जाएगा वो फाइनल मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यहीं पढ़ लेते अपन, ठीक है, ये लिख दिया। अब ध्यान से देखो, अपन ने न्यूटन का जो पढ़ा था अपने पास, क्या पढ़ा था, सेकेंड लॉ क्या बोल रहा था कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो dp/dt होता है, सिस्टम ये होता है। अगर अपने पास F एक्सटर्नल इसके ऊपर क्या है, 0 है, तो अपने पास जो P सिस्टम का आ जाएगा मोमेंटम, वो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, यानी कि P सिस्टम का इनिशियल इज इक्वल टू P सिस्टम का फाइनल। ठीक है, ये अपन इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, किस केस में, जब इसके ऊपर एक्सटर्नल नेट 0 बन रहा है। जैसे ये इसके ऊपर एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इंटरनल आपस में लग रहे होंगे ग्रेविटेशनल, लेकिन अगर एक्सटर्नल 0 है तो इस केस में कह सकते हैं इसका जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा। ठीक है, बस यही था यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, चलो। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखी, इफ द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0 देन द मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व, इट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन। बस यही मैंने सारी चीज़ें बता दिया, है ना। पी इनिशियल पी फाइनल के इक्वल होगा। देखो यहाँ पे कुछ बातें ध्यान रखनी है कि अगर सेंटर ऑफ मास इनिशियली एट रेस्ट पे है तो वो फाइनल भी रेस्ट पे ही रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व लिख रहे हैं, क्योंकि अपन मोमेंटम क्या सिस्टम का लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं m सिस्टम का मास और VCM लिख रहे हैं। में अगर VCM 0 है, ठीक है, तो फाइनल भी इसका VCM क्या रहेगा, 0, यानी कि इनिशियल 0 है तो फाइनल भी क्या हो जाएगा, VCM 0 रहेगा। ठीक है, और अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, ठीक है, कंटिन्यू मूविंग कर रहा है, तो उसी वेलोसिटी से करता रहेगा। ठीक है, यही है इसका मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन। अब देखो, इसको ऐसे समझ में नहीं आएगा, जब अपन सॉल्व करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अपन सॉल्व करते हैं इसके ऊपर, क्या बोला गया सवाल में, अ बॉम्ब ऑफ मास m प्लेस एट ऑरिजिन एक्सप्लोड इनटू द 3 पार्टिकल ऑफ मास m/3। ठीक है, 2 masses मूविंग अलोंग द x एंड y 3 मीटर एंड 4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द थर्ड मास, यानी कि अपन को ये दिया है, तीनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए, ये इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, और इसका बताना है। तो आपको पता है कि इनिशियल में तो ये रुका हुआ था बॉम्ब। ठीक है, इसका जो VCM था वो क्या है, 0। और ये जो बम है जब ये फट रहा है तो ये अपने खुद इंटरनल फोर्स की वजह से फट रहा है। क्या इसमें मैंने यहाँ पे हैमर से इसको नहीं फोड़ा गया है, तो कहने का मतलब यहाँ पे F एक्सटर्नल कितना है, 0 है, सिर्फ यहाँ पे इंटरनल फोर्स की वजह से ये ब्लास्ट हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर ये है तो इनिशियल जो सिस्टम का होगा वो फाइनल सिस्टम का होगा। ठीक है, ये आपको लिखना है। ठीक है, तो इसका VCM 0 यानी कि पहले अगर 0 था तो इसके बाद का भी 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो आगे करके सॉल्व कर देते हैं कि अपने पास पार्टिकल क्या दी, एक पार्टिकल इस तरफ जा रहा है। ठीक है, वो कितने पार्टिकल से जा रहा है, वेलोसिटी 4 से और 3 से जा रहा है। ठीक है, तीनों के मास सेम दिए हैं, ये 4 से जा रहा है, इस तरफ 3 से जा रहा है, और ये पार्टिकल कहीं निकल जाएगा, मुझे नहीं पता। ठीक है, m/3 और ये हो जाएगा m/3। ठीक है, तो यहाँ से मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। P इनिशियल क्या था अपने पास, 0 था, बताओ, क्योंकि पूरा रुका हुआ था, मास 0 था। और फाइनल क्या हो जाएगा, इसका अपन लिखे तो इसका हो जाएगा m/3 × 3 i कैप। ठीक है, प्लस इसका हो जाएगा m/3 × 4 j कैप प्लस m/3 × v वेक्टर। अपन को नहीं पता तो अपने पास आ जाएगा आंसर। m तो वैसे भी गया, ठीक है, m गया, ये यहाँ से आ गया, और ये हो जाएगा अपने पास, ये इस तरफ आ जाएगा तो अपने पास v वेक्टर आ जाएगा, दैट इज़ v/3 इज इक्वल टू क्या बना अपने पास, ध्यान से देखो। वैसे 3 अपन जा सकता है यहाँ से, 3 से 3 निकल जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, v हो जाएगा -3 i कैप -4 j कैप। ये अपने पास v निकल के आया इस थर्ड वाले का। ठीक है, v3 निकल गया है, तो इसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड लिखना है तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज़ 5। और इसकी डायरेक्शन कहाँ आ रही है, 3 इस तरफ आ रही है, 4 इस तरफ आ रही है, यानी कि नेट कहाँ पे जा रहा है, ये इस तरफ जाएगा। यानी मोमेंटम अगर कंजर्व करना है
तो यहाँ पे इसको इस तरफ जाना पड़ेगा, दैट इज़ 5 से। ठीक है, तो ये सवाल पूछा गया था, ऐसे सवाल पूछते हैं, तो बस आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है ना। ये अपन को दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास 5 आ जाएगा और डायरेक्शन अपन लिख सकते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़े क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे बोला है, देखो अ मैन इज, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, ये अच्छी कैटेगरी के सवाल है। जो भी मैं आपको सवाल करा रहा हूँ बहुत ही अच्छी कैटेगरी के सवाल है। ठीक है, इनको करना कैसे है वो अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द ट्रॉली इज प्लेस्ड द स्मूथ सरफेस फ्रिक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन मैन एंड ट्रॉली। यहाँ पे फ्रिक्शन अपन को दिया है ना। ठीक है, लेकिन ये अपन को दिया है स्मूथ। ठीक है, यहाँ पे टायर है यानी कि व्हील है, तो यहाँ पे ये मूव भी कर सकती है। बस ये लिखना है। तो यहाँ पे ध्यान से बोलो, देखो कि क्या बोला है कि फ्रिक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन मैन एंड ट्रॉली ड्यू टू विच मैन वॉक ऑन ट्रॉली विद रेस्पेक्ट टू वी नॉट। यानी कि वी नॉट से ये क्या कर रहा है, इस ट्रॉली की रेस्पेक्ट में इस तरफ कहीं ना कहीं तरफ जा रहा है ना, वी नॉट इस तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि रेस्पेक्ट टू ट्रॉली देन ये। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं ग्राउंड से देखता हूँ है ना, अगर मैं ग्राउंड से देखना, ध्यान से देखना ऐसे सवालों को, अगर मैं यहाँ से ग्राउंड से देखता हूँ तो मान लो ये इस तरफ जा रहा है, V1 से जा रहा होगा और ये इस तरफ जा रही होगी, दैट इज़ V2 से। ये अपन ने किसके रेस्पेक्ट में लिखी है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। लेकिन इसके ऊपर अगर मैं जाके देखता हूँ, ठीक है, तो इसको ये दिख रहा है कि ये जो आदमी है वो V0 से इस तरफ आ रहा है, ये अपन को बोला गया है। देन अपन को क्या बताना है कि व्हाट इज़ द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन एंड ट्रॉली, यानी कि V1 और V2 फाइंड करने। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक ये कंसेप्ट लगाना है कि यहाँ पे एक्सटर्नल कोई फोर्स यहाँ पे नहीं लग रहे। जब एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे नहीं लग रहे तो इस केस में अपन डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियल में और फाइनल में। तो अपन को इनिशियल, देखो इनिशियल में सारी चीज़ें रुकी हुई थी, 0 था। ठीक है, फाइनल में अपन को पता है कि ये कितना था, m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, वेक्टर के साथ लिखता हूँ तो ये अपने पास हो जाएगा, ये अपन को m दिया 0 इज इक्वल टू m1 v1 से जा रहा है आई कैप में और इस तरफ जा रहा है माइनस, तो ये लिख दूंगा -2 v2। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आ गया m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। एक तो इक्वेशन यहाँ पे से आ गई। ठीक है, एक इक्वेशन यहाँ से आ गई। और दूसरी इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं बताओ, कि अपन ध्यान से देखो कि इसके रेस्पेक्ट में ये V0 से आ रहा है ना, इसके रेस्पेक्ट में ये V0 से आ रहा है, यानी कि इसके रेस्पेक्ट में ये V0 से आ रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस V1 की वेलोसिटी है वो V0 के इसमें, तो इसके रेस्पेक्ट में इसके आ रहा है, इसका मतलब इसको ऑपोजिट दे रहा हूँ, तो मैं इस तरफ यहाँ पे वेलोसिटी दे दूँ। मैंने आपको रिलेटिव मोशन में पढ़ाया था कि जिसके रेस्पेक्ट में देखते हैं उसकी अपन क्या कर देते हैं, उसको रेस्ट पे कर देते हैं और इसकी वेलोसिटी के ऑपोजिट अपन दूसरों को दे देते हैं। तो इसके रेस्पेक्ट मुझे देखना है, तो इसकी जो वेलोसिटी है मैं इस तरफ दे दूंगा, दैट इज़ V2। तो ये जो अपन को दिखेगी ये अपन को किसके इक्वल होगी, प्लस कर दूंगा तो V0 के। यानी कि यहाँ से अपने पास एक इक्वेशन और आई, दैट इज़ V1 प्लस V2 और वो आ जाएगी V0। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रखनी है, वैसे तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इसके फॉर्मूले याद रख लेना। ठीक है, रट लेना है इसके फॉर्मूलों को अच्छे से। तो देखो 2 इक्वेशन आई। अब ये देखो आपको भी पता है कि जब आपस में ऑपोजिट में चलते हैं तो इसके रिलेटिव लिखनी है, तो क्या अपन ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट ऐड कर दिए, इसके रेस्पेक्ट में अगर देखनी है तो मैं ऐड कर देते हैं। यहाँ से 2 इक्वेशन आई, 2 सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखा देता हूँ। ये अपने पास ट्रॉली है, ये आदमी है, ये V1 से जा रहा है इस तरफ, V2 से जा रहा है, ये मैं किसके रेस्पेक्ट में देख रहा हूँ, ग्राउंड से। तो यहाँ से अपने पास m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 और v1 प्लस v2 इज इक्वल टू v0। तो यहाँ से जो v1 निकल के आता है, आप सॉल्व करना है इन इक्वेशन को, तो वो आ जाता है अपने पास इस, अगर v1 निकालना है तो इसका मास, जैसे अपन सेंटर ऑफ मास दिखा था कि जिससे अपन डिस्टेंस ले रहे हैं उसके दूसरे का मास अपॉन क्या कर देते हैं, टोटल मास m1 m2 और फिर क्या लिख देते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में आ रही है ये देखना है ना कि कितने रेस्पेक्ट में आ रही है, ये आ जाएगा। और यहाँ से V2 निकल के आएगा, दैट इज़ m1 अपॉन m1 प्लस m2 और ये आ जाएगा V0। ये दोनों अपने पास निकल के आते हैं। ये बात आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है ना, ये दोनों फॉर्मूले आप याद रख लेना। ठीक है, V1 ये आता है निकल के और V2 ये निकल के आता है। V0 क्या है, इससे V0 है, अपन इसके ऊपर से देख रहे हैं कि ये कितने से आ रहा है, ये V0 है। ठीक है, आगे बढ़ें क्या, चलो। तो ये अपने पास था सवाल, इसका हो जाएगा अपने पास V1 और V2 की वैल्यू ये हो जाएगी। आगे बढ़ते। और अगर ये, चलो ये तो बात अपन ने वेलोसिटी की लिख दी। अगर ये पूछे कि बताओ ये कितना डिस्प्ले चला, ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक ग्राउंड से देखता हूँ, ठीक है, ये अपने पास है, अगर मुझे यहाँ से ग्राउंड से देखता है आदमी, तो एक्चुअल तो अगर मान लो कि यहाँ से यहाँ तक आया होगा L लेंथ पे, जो किसके रेस्पेक्ट में
इसके रेस्पेक्ट में, है ना, इसके रेस्पेक्ट में तो ये कितना चला L, लेकिन अगर मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखता हूँ तो ये L नहीं चल के कहीं ना कहीं x1 डिस्टेंस चला होगा, तो यहाँ पे ये x2 डिस्टेंस पीछे भी गया होगा, तो ये यहाँ नहीं आके अगर मैं ग्राउंड से देखता हूँ तो कहीं ना कहीं ये यहाँ आया होगा, ठीक है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे आया होगा, तो ये अपन को डिस्टेंस है इसकी x1, और ये कितना पीछे गया, दैट इज x2, वो भी अपन निकाल सकते हैं। इसका भी फॉर्मूला सेम है, रिलेटिव वाला जैसे अपन ने वेलोसिटी का लिख दिया वैसे यहाँ पर जाएगा, जैसे कि मुझे x1 लिखना है, ये x1 कितना चला, इसका मास m2, ठीक है, मास m1 प्लस m2 इंटू इसकी जो रिलेटिव लेंथ कितनी है l तक चला ये, और x2 क्या आ जाएगा पास m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू ये हो जाएगा l लेंथ, ठीक है, l लेंथ हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया क्या, ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ये अपन ने डिस्प्लेसमेंट के लिख दिए, और आगे जो अपन ने लिखे थे वो किसके लिखे, वेलोसिटी के। तो यहाँ से ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आप याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं, तो ये बोला गया, देखो क्या बोला गया, मैन ऑफ मास m स्टैंड ऑन द प्लैंक ऑफ द मास, ठीक है, और ये फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक, एंड ये मैन ऑफ रिलेटिव ग्राउंड, ठीक है। तो वही ये सारी चीज़ें मैंने वैसे लिखा दी, अपन को दिया है। यहाँ पे अगर मुझे x1 मान लो कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में x1 निकला, तो यहाँ पे m2 यानी कि m/3 इंटू लेंथ कितनी है l है, ठीक है, अपॉन m1 m2 है ना, m प्लस m/3 आ जाएगा, और इधर x2 जो जाएगा, x2 आ जाएगा m/m प्लस m/3 इंटू l। बस ये इसको सॉल्व कर देना, आपके दोनों आंसर आ जाएंगे, ठीक है, ईजी था। तो ये दो कंसेप्ट थे, इसके ऊपर अगर आपको सवाल है, जैसे बहुत सारे ऐसे भी सवाल दिए होते हैं कि बुलेट आपको दी होती है, और बहुत सारे ऐसे दी होती है कि मजल के रेस्पेक्ट में आपको वेलोसिटी दी, आपको मजल वेलोसिटी दी है, तो इसका मतलब ये है कि आपको इस गन के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी दी होती है। तो इस टाइप के भी सवाल आए तो आप इससे कर सकते हो कि ये बताओ बंदूक से मैंने एक गोली छोड़ी, इसकी वेलोसिटी इतनी थी, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में इतनी थी, तो मुझे ये बताओ कि कितने वेलोसिटी से बंदूक पीछे गई, ठीक है। तो इस टाइप के भी सवाल आए तो आप कर सकते हो, ठीक है, बहुत टाइप के सवाल आ सकते हैं, बस आपको कंसेप्ट मैन याद रखना है, और इसके ऊपर बहुत सारे PYQ करोगे तब आपको ये बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। देखो आप अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज इम्पल्स। इम्पल्स क्या बोलता है, इम्पल्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो एक प्रकार से फोर्स लगता है, एक प्रकार से इम्पल्स क्या एक फोर्स है जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए लगता है, बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए लगता है। बेस्ट एग्जांपल है इस, जैसे एक बॉल है ना, बेस्ट एग्जांपल मोस्ट ऑफ टीचर ये एग्जांपल देते हैं कि एक बॉल है, ठीक है, वो इस बल्ले से हीट करता है, तब यहाँ से कांटेक्ट में आता है, और कितनी कांटेक्ट तक रहता है, ये बहुत कम टाइम तक रहता है, लेकिन इसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो बहुत हाई लगता है, यानी कि इम्पल्स इज एक हाई फोर्स है जो एक बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए लगता है, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो फॉर्मूला आता है इसको J वेक्टर से लिखते हैं, ठीक है, और वो क्या हो जाता है F/dt, शॉर्ट टाइम इंटरवल की लगता है, इसको अपन ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन करके। तो ये अपने पास इम्पल्स है, ये अपने पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है बताओ, यूनिट हो जाएगी न्यूटन सेकेंड, ठीक है, न्यूटन सेकेंड हो जाएगी। और जो अपने पास ये इम्पल्स आता है दैट इज एरिया और एरिया अंडर FT ग्राफ, यानी कि एरिया FT जो एरिया FT ग्राफ का होता है वो अपन को क्या देता है, इम्पल्स देता है, ठीक है। ये शॉर्ट टाइम के लिए लगता है, जैसे मान लो, ठीक है, यहाँ से हीट किया, ये यहाँ पे लगाया तो यहाँ पे, ठीक है, इस केस में इम्पल्स को अपन ऐसे डिफाइन करते हैं, कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं बताओ, यहाँ पे और भी अपन डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि अपने पास ये होता है dt इज इक्वल टू इम्पल्स, ठीक है, और इम्पल्स को अगर मैं f को लिखूँ दैट इज dp/dt इंटू dt कैंसिल हो जाएगा, तो j आता है निकल के दैट इज dp, ठीक है, और ये j नेट अगर लिखना है तो वो आ जाएगा अपने पास डेल्टा p, ठीक है, ये अपने पास निकल के आता है। बस इन दोनों फॉर्मूले डिफरेंस क्या है, इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में, ये अपन को नेट निकल के देता है, ठीक है, ये जो अपने पास आता है निकल के चेंज इन मोमेंटम वो अपने पास नेट इम्पल्स देता है, और ये किसी न किसी पॉइंट का देता है ना, किसी फोर्स का देता है अपन को किसी टाइम पर। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो इन दोनों फॉर्मूले में कोई अपने अपने इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ये इम्पल्स लिखा है, एक कंसेप्ट ऑफ द इम्पल्स अराइज व्हेन फोर्सेज एक्ट अ वेरी स्मॉल, ठीक है, हाई फोर्सेज यहाँ पे लिख सकते हो, हाई फोर्सेज फॉर वेरी स्मॉल ड्यूरेशन, जैसे यहाँ पे बढ़ रहा है यहाँ पे ये हीट करेगा, यहाँ पे आएगी तब, है ना, तो ये वाला कंसेप्ट है। यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने लिखी है, ठीक है, ये T1 से T2 तक, और अगर मैं फोर्स कांस्टेंट वैसे डिफाइन तो शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए किया जाता है,
ठीक है, अपन ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, इम्पल्स क्या हो जाता है, ये नेट इम्पल्स ऑफ ऑल फोर्सेज ऑन द बॉडी इक्वल चेंजेस द मोमेंटम ऑफ बॉडी, ये लिखा था मैंने, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। इम्पल्स वेक्टर क्वांटिटी है, न्यूटन सेकंड है ना, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखो इसके ऊपर सवाल आया है, क्या पूछा गया, द इम्पल्स इज हाईएस्ट इन द फिगर, है ना। आपको पता है कि एफ टी ग्राफ दिया है, और एफ टी ग्राफ दिया है तो अपन इसका जो एरिया लिखेंगे अंडर, ठीक है, वो अपन को क्या देगा, इम्पल्स देगा। ठीक है, बस सबके इम्पल्स देख लो, एरिया देख लो, ये क्या हो जाएगा अपने पास इसका 1/2 इंटू 1 इंटू 1/2, तो 1/4 हो गया। ठीक है, इसका हो जाएगा 1/2 इंटू 2, तो ये हो गया अपने पास 1/4 1 हो गया। ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3/4 इंटू 1, तो ये हो गया 3/8 हो गया। ठीक है, ये 1/2 इंटू 1/2 इंटू 2 यानी कि 1/2 हो गया। तो कौन सा ज़्यादा आ रहा है वो आप देख सकते हो, दैट इज़ बॉम्बे, है ना। ये अपने पास ज़्यादा आ गया, यहाँ पे कर सकते थे, है ना, बॉम्बे आंसर आ गया, है ना, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो इम्पल्स है कंसेप्ट वो भी क्लियर हो जाता है, इम्पल्स जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो जाता है। अब अपन आते हैं, वो है अपने पास कॉलिजन। ठीक है, अब अपन आते हैं कॉलिजन। ठीक है, यहाँ पे कॉलिजन की स्पेलिंग गलत लिख दी। ठीक है, कॉलिजन दो ऑब्जेक्ट के बीच में टक्कर होती है, जब अपन उसको क्या बोलते हैं, कॉलिजन, है ना, आपस में भिड़ते हैं। तो अगर देखो मोस्ट ऑफ केस में अपन जो बॉडी है वो अगर टक्कर कर रही है तो वो क्या हो जाएगी, डिफॉर्मेशन हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, डिफॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन बहुत सारे अपन आइडियल केस मानते हैं कि अपन ऐसा मानते हैं कि ये डिफॉर्म नहीं होती है, ऐसा आइडियल केस में मानते हैं, लेकिन रियल केस में ऐसा कभी नहीं है कि कोई अगर टक्कर हो रही है तो उनके बीच में डिफॉर्मेशन नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा भी पत्थर मानूँ, ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। ठीक है, तो टक्कर में यहाँ पे कॉलिजन में, ठीक है, थोड़ा सा डिफॉर्मेशन आता है, लेकिन अपन बहुत सारे केसों में आइडियल मानते हैं। तो कॉलिजन के टाइप होते हैं, एक हेड ऑन कॉलिजन, ठीक है, ये 1D के लिए, ठीक है, और ऑब्लिक कॉलिजन दैट इज 2D के लिए, है ना। ये इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक और पार्शियली इलास्टिक, हाँ इन इलास्टिक, है ना। ये 3 टाइप के हैं, एक एक करके अपन सारे पढ़ेंगे। पहला आता है हेड ऑन कॉलिजन। हेड ऑन कॉलिजन की यहाँ पे जो, यहाँ पे जैसे ये मतलब मास एक है, यहाँ पे आगे दिख देते हैं सारी चीज़ें। देखो इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है, सबसे पहले तो कॉलिजन के लिए मैं इक्वेशन लिखाऊंगा, वो आपको याद रखनी है। ठीक है, कॉलिजन में जब भी कॉलिजन होता है तो आपस में इंटरनल फोर्स लगते हैं, ना कि एक्सटर्नल फोर्स लगते हैं। तो जब भी इंटरनल फोर्स है, ठीक है, तब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है, और जब अपन को पता है कि एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो अपन यहाँ पे एक चीज़ कंजर्व कर सकते हैं, दैट इज़ मोमेंटम कंजर्वेशन। तो जब भी कॉलिजन आए तो आपको एक चीज़ हमेशा दिमाग में याद रखनी है, दैट इज़ मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बॉडी है, ये चल रही है, ठीक है, अपन को पता है कि U1 ज़्यादा होगा U2 से, तभी कॉलिजन करेगी। ये है अपने पास बिफोर द कॉलिजन, ठीक है, कॉलिजन से पहले की, है ना। अब कॉलिजन के बाद में इनकी दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, V2 से, और ये V1 से चलेगी। ठीक है, दोनों की वेलोसिटी। तो ये है अपने पास आफ्टर कॉलिजन, ये कॉलिजन होगा, उसके बाद वेलोसिटी चला। तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आपको जो P है वो क्या करना है, कंजर्व करना है। ये आपको यहाँ से इक्वेशन मिलेगी। तो अपन को पता है कि इनिशियल में जो इक्वेशन एक बनेगी वो क्या बन जाएगी, m1u1 प्लस m2u2 इनिशियल मोमेंटम, फाइनल m1v1 प्लस m2v2। ये इक्वेशन आई, ये इक्वेशन हम आपको तो कोई भी कॉलिजन हो यहाँ पे इक्वेशन ये लगानी है। ठीक है, ये इक्वेशन लगानी। दूसरी इक्वेशन आती है, दैट इज़ एक आती है, इसको अपन बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये क्या होता है एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता, इसी रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ V1 अपॉन U1 माइनस U2। ठीक है, U1 माइनस U2। अब देखो V2 माइनस V1 क्या है, ये है अप्रोच कर रही है, सॉरी ये अपने पास है, ये क्या कर रहा है, सेपरेशन ऑफ वेलोसिटीज़, सेपरेशन वेलोसिटीज़ है। ठीक है, और ये क्या कर रही है, अप्रोच कर रही है, अप्रोच वेलोसिटीज़। इन दोनों का जो रेशियो है वो ये अपने पास आ गया। देखो अप्रोच कर रही है यानी कि इनिशियल में ये U1 से जा रही थी और ये U2 से जा रही थी, U1 ज़्यादा होगा U2 से,
तो आपस में क्या करिए, अप्रोच करिए, कॉलिजन के बाद ये क्या करेगी, सेपरेशन होगा, दैट इज़ V1 और V2, ठीक है, ये V2 से जाएगी, तो इनके बीच में सेपरेशन हो रहा है। इन दोनों का ही जो अपन को रेशियो देता है, ये अपन को देता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अगर सेपरेशन और जो अप्रोच है वेलोसिटीज़ वो अगर इक्वल हो जाए, कि जितना सेपरेशन हो रहा था वेलोसिटी का उतना क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा था उतना उतना अप्रोच हो रहा है, तो यहाँ पे ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाती है। और इस टाइप की जो कॉलिजन को बोलते हैं अपन इलास्टिक कॉलिजन, जिसके केस में ई की वैल्यू 1 होती है, उसको इलास्टिक। तो एक इक्वेशन यहाँ से आएगी, यानी कि यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, वो बन जाएगी अपने पास v माइनस वी टू ई U1 माइनस U2। अब देखो इसको वेक्टर के साथ में लिख सकते हो, ताकि आपको हो सकता है कि ऐसे भी वेलोसिटी दे दे आपस में ऑपोजिट में, कि ऐसे टक्कर कर रहे हैं तो आप वेलोसिटी की डायरेक्शन के साथ में लेनी पड़ेगी। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो यहाँ से ऐसे भी अपन ले सकते हैं। आगे बढ़े क्या? चलो, तो यहाँ पे यही है सारी चीज़ें। तो 2 इक्वेशन यहाँ से बनेगी और 2 इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। वैसे तो बड़े बड़े इसके फॉर्मूले निकल के आते हैं आपके डेरिवेशन, लेकिन वो फॉर्मूले याद रखने का कोई सेंस नहीं है, मैंने तो आज तक याद नहीं रखे। बस आपको 2 इक्वेशन बनाइए, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक और बात याद रखनी है, वो है, ठीक है, मान लो कि ये वेलोसिटी सेम है, ठीक है, सॉरी वेलोसिटी अलग अलग है और इनके जो मासेज है वो सेम है, m1 = m2 दिया है। तो बस जो कॉलिजन के बाद जो इनकी वेलोसिटी का जो एक्सचेंज हो जाता है आपस में, ये U2 से चलेगी और ये U1 से चलेगी, ठीक है, अगर मासेज सेम है तो, ठीक है, अगर मासेज सेम है तो वो सेम से चलती है, ये आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा है, इन इलास्टिक कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, ठीक, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व भी रहती है, ठीक है। इलास्टिक के केस में जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, यानी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की है वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल की रहेगी, यानी कहने का मतलब नो लॉस एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी में कोई लॉस नहीं हुआ। उनके पास पहले काइनेटिक एनर्जी जितनी थी उतनी उतनी बाद में आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और क्या बोला इसमें पॉइंट में, बॉडीज रिगेन देयर शेप आफ्टर कॉलिजन, यानी कि कहने का मतलब वही है कि उनकी जो बॉडी है वापस शेप वही रिगेन कर दी, तो पोटेंशियल में चेंज 0 हो गया, है ना। इट इज़ द आइडियल कॉलिजन, एक प्रकार से ये आइडियल मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे कभी भी कोई भी बॉडी अगर कॉलिजन कर रही है तो वो अपनी रिगेन शेप वापस नहीं करती है, डिफॉर्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पे अपन मान रहे हैं कि रिगेन कर रही है, ठीक है। ये फॉर्मूले 2 इक्वेशन बन रही है, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ पे ई की वैल्यू 1 होती है ना, ठीक है, यहाँ पे इलास्टिक के कॉलिजन में ई की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि यहाँ पे जो सेपरेशन वेलोसिटी है वो यहाँ पे अप्रोच वेलोसिटी के इक्वल हो जाती है ना, जितना अप्रोच करती है उतना का उतना सेपरेशन होता है, नो यहाँ पे लॉस भी 0 होता है एनर्जी में। ये फॉर्मूले याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, मैं तो ऐसे याद नहीं करता, बस 2 इक्वेशन बनती है, यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन बनती है, अब वही बताया कि अगर दोनों के मास सेम है तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो आपस में इंटरचेंज हो जाती है, ठीक है, आपको याद रखना है। सवाल करते हैं, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। कोई भी फिजिक्स में जितने अपन सवाल करते हैं तो सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होते हैं। सवालों के थ्रू जो कंसेप्ट क्लियर होते हैं वो अपन कंसेप्ट पढ़ के सवाल से नहीं होते, जितना अपन सवालों के थ्रू कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं, क्या बोला है कि अपन को ग्राफ एक दिया है, फिगर और पी स्लाइड डाउन द कॉर्डेंट, और ये क्या बोला पहले, ठीक है ठीक है ठीक है, और इफेक्टिव फ्रिक्शन। सो चलो, अपन को बोला है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। ये कोलाइड करती है, क्यों, इनिशियल में यहाँ पे थी, यहाँ पे था, दोनों सेम है, ठीक है, मास दोनों का सेम है, आइडेंटिकल है, और क्या बोला है कि यहाँ पे इलास्टिक कॉलिजन कर रही है ना, इलास्टिक कॉलिजन कर रही है। तो अपन को पता है कि जब भी इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है, ठीक है, और इनके मासेज सेम है, तो अपन को पता है कि इनकी जो वेलोसिटी है वो एक्सचेंज हो जाती है, यानी कि जब ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आएगा, मैं लिख देता हूँ, ये पार्टिकल यहाँ पे था, ये पी यहाँ पे आएगा, तो इसकी वेलोसिटी जो होगी, पी की वेलोसिटी होगी वो क्यू को मिल जाएगी, ये तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, जो वेलोसिटी है वो क्या होती है अपने पास, √2GS। ये √2GS कहाँ से लिखी मैंने, एनर्जी कंजर्व लगा के, मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम में आपको पढ़ा दिया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा V = √2, G की वैल्यू 10, H की वैल्यू कितनी दी है बताओ, 20, यानी कि रेडियस यानी कि 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर दिया है, और अपन को मीटर में दिया है, तो यहाँ से अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं 20/100 करके, यानी कि 1/5 आ जाएगा मीटर में। यहाँ से ये 2 आ गया, यानी कि वेलोसिटी कितनी आ रही है 2, और ये वेलोसिटी 2 किसको मिल गई, क्यू को मिल गई, तो बस यहाँ से वेलोसिटी निकल के आ गई 2। बस यहाँ पे यही कंसेप्ट था कि इसकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो गई, ठीक है, और अपन जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से अपन वेलोसिटी लिख सकते हैं, है ना। तो ये अपने पास निकल के आती है 2। आगे बढ़े क्या, चलो आंसर आ गया। और क्या बोला है अपने पास, अ बॉडी मास 1 kg कोलाइड हेड ऑन और इलास्टिकली विद द स्टेशनरी बॉडी ऑफ 3,
यानी कि एक बॉडी है जो डेटा दिया है 1 kg का है, ठीक है, और ये अपने पास 3 kg का है, वो रेस्ट पे है, हेड ऑन कॉलिजन कर रहा है। और स्मॉलर बॉडी रिवर्स इट्स डायरेक्शन ऑफ द मोशन एंड द मूव्स विद द स्पीड 2, यानी कि ये बॉडी रिवर्स कर देती है द बॉडी, क्या बोला है, द इनिशियल स्पीड ऑफ स्मॉलर बॉडी बिफोर द कॉलिजन। अपन के पास ये कॉलिजन था, तो यहाँ पे फिर बोल रहा है कि ये यहाँ से कितने से चलता है, 2 मीटर पर सेकेंड से, है ना, और ये अपने पास 3, ये अपन को बोला गया है, ठीक है। ये अपने पास 1 kg का है, 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। तो अपन क्या करेंगे, दो इक्वेशन लगाई, दो इक्वेशन कौन से, मोमेंटम कंजर्वेशन, ये अपने पास u से आ रहा है, और ये क्या बोला है कि इनिशियल स्पीड ऑफ द स्मॉलर बॉडी बिफोर द कॉलिजन, ये बोला है स्टेशनरी बॉडी। चलो निकाल सकते हैं, दोनों की स्पीड निकाल सकते हैं। तो ये अपने पास हो जाएगा 1 इंटू यू, ठीक है, 1 इंटू यू, और ये हो गया 0, लास्ट का मोमेंटम क्या हो जाएगा, देखो ये इस तरफ है वेलोसिटी, तो ये अपने पास हो जाएगा -2, ठीक है, प्लस मुझे नहीं पता, ये कहीं ना कहीं v वेलोसिटी से जा रही होगी, तो ये v 3v हो गया, यहाँ से निकल के आया u इजिकल टू 3v - 2, इक्वेशन नंबर 1। एक तो ये आ गया, और दूसरा अपने पास e की वैल्यू 1 होती है, यानी कि v2 माइनस v1 वैक्टर इजिकल टू u1 माइनस u2 वैक्टर। तो ये तो अपने पास 0 है, ठीक है। v2 कितना है बताओ, v2 अपने पास v2 किसका है, 2 का है, और वो कितना है, v आई कैप में चल रहा है, v1 -2 है, तो -2 माइनस प्लस हो जाएगा, और ये u1 से जा रहा है, यानी कि u से लिखा है ना मैंने u। तो यहाँ से दो इक्वेशन बन रही है, बस क्या करना है आपको, u निकालना है। तो इस यहाँ से जो v की वैल्यू आ जाएगी u -2, तो यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो u आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3u - 2 -2, तो ये हो गया अपने पास 3u, तो ये हो गया जाएगा 2u और -6 - 2, तो u की वैल्यू आ गई 6 और 8 और 4 आ गई, है ना, u की वैल्यू कितनी आ गई 4। बस ऐसे सॉल्व करना था, ठीक है, इजी था। देखो तो बस आपको दो इक्वेशन लगानी है, दैट इज़ फर्स्ट इक्वेशन वी अप्लाइड इन दैट क्वेश्चन इज़ फर्स्ट, क्या लिख देंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन, एंड सेकंड इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वहाँ से लगा देंगे, तो दोनों इक्वेशन से वेलोसिटी आ जाएगी दोनों, ठीक है। तो ये था अपने पास इलास्टिक कॉलिजन हेड ऑन। अब आते हैं अपन परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक में जो काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है, लॉस होता है इसमें, मैक्सिमम होता है, डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में लॉस आ जाता है, ठीक है, और वो भी अपन निकाल सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस आएगा, ठीक है, जो लॉस आता है मैं लिख देता हूँ, लॉस वो क्या हो जाएगा बताओ, के ई फाइनल इनिशियल माइनस के ई फाइनल। बताओ ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि अपन ने पहले डिफाइन कर दिया कि लॉस है तो इनिशियल वाली ज़्यादा होगी कम से, यानी बड़े में से रहने, यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ m(u1) स्क्वायर प्लस हाफ m1 m2 u2 स्क्वायर, ये अपने पास इनिशियल होगी, इसमें से मैं घटा देता हूँ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। बस ये अपने पास काइनेटिक एनर्जी में लॉस आता है, तो यहाँ से निकल के आता है दैट इज़ v1, और ये जाता है v2 से। और परफेक्टली इन इलास्टिक में ये होता है कि इन दोनों की जो वेलोसिटी होती है वो सेम होती है, ठीक है, यानी कि इस केस में ये चिपक कर चलते हैं ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चिपक कर चलते हैं, यानी कि ये दोनों आपस में चिपक कर चलते हैं, यानी कि एक बॉडी ये पूरी मिल जाती है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इक्वेशन में लिख देता हूँ कि इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो इनिशियल का मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2, है ना, ये लिख दिया। यहाँ पे लिख देंगे m1 v प्लस m2 v, तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ m1 प्लस m2 और ये v। तो यहाँ से एक v की इक्वेशन बनेगी जाएगी अपने पास, ठीक है, अगर वेक्टर के फॉर्म में लिख रहा हूँ तो आप वेक्टर के फॉर्म में लिख दो, ठीक है। और दूसरा अपने पास इस केस में जो e की वैल्यू जाती है वो 0 हो जाती है, ठीक है, तो इसकी e की वैल्यू जाती है यानी कि v1 इजिकल टू v2, यानी कि सेपरेशन दोनों के बीच में क्या हो जाता है 0, तो यहाँ पे v1 v2 के इक्वल हो जाता है। बस यहाँ से एक इक्वेशन आती है, आप निकाल सकते हो इसका आंसर, ठीक है। तो ये था अपने पास परफेक्टली इलास्टिक। तो यहाँ से ये अपने पास दोनों थे, ये लगा दिया अपन ने, यहाँ पे वेलोसिटी ये आ गई, ठीक है। और यहाँ पे जो फॉर्मूला निकल के आता है काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस का, ठीक है ना, ये अपने पास लॉस है, कितना आता है m1 m2 अपॉन m1 2 m2 और u1 माइनस u2 स्क्वायर, है ना, बस ये निकल के आता है काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपको बस थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखना है ना।
आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है कि पार्टिकल ऑफ मास इज मैम विद द वेलोसिटी कोलाइड विद द स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ 2। ठीक है, 2 मास m1 है, इसका मास m है, इसका मास 2m है और ये रेस्ट में था। ठीक है, दे स्टिक मतलब चिपक गए है ना, टुगेदर देन कंटिन्यू द मूव बॉडी, यानी कि v की वैल्यू निकालनी है। m1 v1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 आ जाएगा ना। तो यहाँ से डायरेक्ट आप लिख सकते हो, ये हो जाएगा m u1 कितना दिया था अपन को। ठीक है, मूविंग विद द वेलोसिटी जो उससे भी आ रही थी, v से आ रही थी, और ये रुका हुआ था 0 हो गया, अपॉन m प्लस 2m। तो ये m से m कैंसिल, यानी v/3 आ जाएगी। सिंपल है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो है ना, v/3। तो ऐसे सवाल आते हैं। अब आता है अपने पास तीसरी कॉलिजन, दैट इज पार्शियल इन इलास्टिक कॉलिजन। पार्शियली इन इलास्टिक कॉलिजन, तो पार्शियली इन इलास्टिक में कॉलिजन में लॉस तो होता है लेकिन मैक्सिमम नहीं होता है। इस केस में अलग अलग वेलोसिटी से चलते हैं, लॉस होता है। ठीक है, लॉस होता है बट यहाँ पे मैक्सिमम नहीं होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपन कॉलिजन के बाद लिख देंगे दैट इज़ v1, ये हो जाएगा अपने पास v2 m2 और ये m1। ठीक है, तो इक्वेशन वही लगानी है, सारी की सारी 2 इक्वेशन लगेगी। बस इस केस में जो e की वैल्यू आती है वो 1 से 0 के बीच में आती है ना, लाई करती है। तो ये हो जाता है, यानी कि e की 3 रेंज है। अभी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ कि e की वैल्यू जब 1 है तो इसको बोलते हैं अपन इलास्टिक। क्या बोलते हैं? इलास्टिक कॉलिजन। e की वैल्यू जब 0 है तब अपन बोलते हैं परफेक्ट इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक है। और तीसरा है कि अगर रेंज 0 और 1 के बीच में, तब इस केस में बोलेंगे अपन पार्शियली इन इलास्टिक है ना, इन इलास्टिक। बस ये टाइप है। तो यहाँ पे वही है कि ये अपने पास ये सारी इक्वेशन आप लगा देना, कॉलिजन की 2 इक्वेशन बनेगी। तो वो लिखा गया है, देखो ये अपन ने मोमेंटम कंजर्वेशन लिख दी, ये ई की वैल्यू। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता ही है, मैंने सारी की सारी ये चीज़ें बता दी है। अब अपने पास एक अच्छा कंसेप्ट आ जिसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अगर ये बॉल ड्रॉप कर रही है, ठीक है, h हाइट से है ना, आगे वैसे चलो यहाँ पे बना, ये इसकी जो हाइट है दैट इज़ h, यहाँ से कर रही है तो अपन को पता है कि ये कितने से करेगी, दैट इज़ 2gh से। कैसे लिख दिया इन्होंने, एक बार अपन यहीं सीख लेते हैं ना, पता नहीं क्या लिखा है इन्होंने। अपन यहाँ से ड्रॉप करते हैं है ना, ड्रॉप करते हैं तो यहाँ पे एस डाइस में ऐसे गिरेगी, फिर वापस थोड़ी उठेगी, फिर गिरेगी, ऐसे धीरे धीरे ये कम होती जाएगी और लास्ट में रुक जाएगी। ये ऐसे चलती नहीं है, बस एक ही इस पॉइंट इस एक्सिस के अबाउट कर रही है। बस अपन ने मोशन को देखा कि कैसे हो रहा है। तो इसकी जो वेलोसिटी इनिशियल में 0 है ना, इनिशियल में यहाँ पे जो वेलोसिटी आ जाएगी कितनी आ जाएगी, दैट इज़ v√2gh, यही आ जाएगी। अब ध्यान से देखो, इसका इलास्टिक अपन को ई दिया है ना, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई दिया है। अब ये यहाँ से ई से टक्कर करती है तो अब ये वापस कितने से ऊपर जाएगी बताओ, वापस ऊपर कितने से जाएगी, ये मुझे बताओ। ये हाइट एच थी तो यहाँ से ये जाएगी दैट इज़ ई इंटू वी से। क्या ये बात आपको समझ आई कैसे? क्योंकि ये जो अपने पास दूसरा पार्टिकल है वो रुका हुआ है ना, रुका हुआ है। तो अपन ये लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, ई से कि ई इज इक्वल अपने पास होता है u1 माइनस u2 इज इक्वल टू, सॉरी मैंने लिख दिया गलत, कि v2 माइनस v1 इज इक्वल टू ई u1 माइनस u2। ये रुका हुआ है अपने पास, ये जो सेकंड वाला है वो तो दोनों के केस में ही रुका हुआ है, यानी कि u2 भी 0 है इसका और v2 भी 0 है। तो यहाँ से v1 आ जाएगा दैट इज़ e इंटू u1। ठीक है, u1 क्या था, u1 अपने पास ये रही, कितनी वेलोसिटी है इसके पास, √2gs, यानी कि v है। तो अपने पास जो v निकल के आता है दैट इज़ क्या निकल के आता है, ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाती है, यानी कि अब की बार जो v निकल के आएगी दैट इज v, यानी कि ये कॉलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी ये हो जाती है ना v1 की। तो यहाँ पे ये लिख दिया। अब इसकी जो हाइट बनेगी वो क्या बन जाएगी बताओ, क्योंकि हाइट अपन जानते हैं कि इसकी जो हाइट का रिलेशन होता है वो क्या होता है वेलोसिटी के साथ, बताओ कैसे लिखेंगे। इसकी वेलोसिटी का हाइट के साथ रिलेशन अपन काइनेमेटिक इक्वेशन से लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं v² इक्वल टू u² प्लस 2gh, है ना। तो यहाँ से ये अपने पास इनिशियल में 0 थी तो v² तो हो जाएगा अपने पास √2gh, तो यहाँ से h आ जाएगा v² अपॉन 2g, ये अपने पास s निकल के आता है।
तो अब की बार देखो यहाँ से 2g कांस्टेंट है तो h प्रोपोर्शनल v स्क्वायर है, तो v ये हो गया। तो अपने पास जो हाइट डैश आ जाएगी, नई हाइट आ जाएगी h डैश, वो कितनी आ जाएगी 1 कॉलिजन के बाद। मैं यहाँ पे h डैश की जगह पे 1 कॉलिजन कर देता हूँ, यहाँ पे 1 कॉलिजन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, है ना। फर्स्ट कॉलिजन के बाद जो अपने पास हाइट बन रही है h1, वो क्या बन जाएगी बताओ, ये h1 क्या बनेगी, ये बन जाएगी अपने पास स्क्वायर है तो e स्क्वायर इंटू h बन जाएगी, ठीक है। और सेकंड के बाद अपने पास जो h2 बनेगी वो बन जाएगी e की पावर 4h। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। थर्ड के पास और nth कॉलिजन के बाद e की पावर n इंटू h बन जाती है, ठीक है। और जो वेलोसिटी हो जाती है अपवर्ड डायरेक्शन में, वो वेलोसिटी n बात हो जाती है e की पावर n, सही लिखा है ना जाएगा, और यहाँ पे e की पावर n इंटू v। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने कि nth के बाद वेलोसिटी की अपवर्ड की डायरेक्शन में कहाँ पे होगी, और ये कितनी होगी nth कॉलिजन के बाद वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये और टाइम भी निकाल सकते हो, तो इतना इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स पूछते नहीं है, वो एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको ये याद रखना ही है, एच वाला मेंस में पूछा हुआ है, तो ये आपको याद रखना है कि इस टाइप में कॉलिजन में कैसे यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया कि इसकी टाइम्स वेलोसिटी हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो इसके ऊपर 2023 में सवाल आया है। देखो क्या बोला है कि बॉल ड्रॉप है ना फ्रॉम द हाइट ऑफ 20 मीटर इफ द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर द रिट्रीन 0.5 दिया है, देन हिटिंग द फ्लोर राउंड, हाँ यानी कि एच पूछा है ना। क्या बोला है अपन को कि रीबाउंडेड द हाइट, बताओ यानी कि h1 वर्स्ट कॉलिजन के बाद अपन को क्या पूछा है, तो e की पावर स्क्वायर इंटू एच, तो e का 1/2 का होल स्क्वायर इंटू 20, तो 5 मीटर आ जाएगा, ठीक है। आगे आंसर सिंपल था बस। तो ये जो अपने पास अभी तक कंसेप्ट पढ़ा अपन ने, वो पढ़ा हेड ऑन कॉलिजन का, ठीक है। ये अपन ने अभी तक क्या पढ़ा, हेड ऑन कॉलिजन का। लेकिन अब आता है अपने पास निकल के दैट इज़ ऑब्लिक कॉलिजन। ऑब्लिक कॉलिजन वो तो अपने पास 2D के लिए था, वो ऑब्लिक कॉलिजन है। तो आगे बढ़ते हैं, ये अपन ने इसके लिए हेड ऑन कॉलिजन पढ़ने से पहले, सॉरी ऑब्लिक को पढ़ने से पहले अपन एक आता है दैट इज कंसेप्ट लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। लाइन ऑफ इम्पैक्ट वो होती है जब आपस में कोलाइड करते हैं, जैसे भी करें ये कोलाइड करते हैं, तो उनकी जो सरफेस कांटेक्ट होती है उसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल आता है दोनों का, उसके अलोंग जो लाइन आती है दैट इज़ क्या होती है, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो लाइन अलोंग द कॉमन नॉर्मल, है ना, दोनों का कॉमन नॉर्मल आता है। जैसे कि ये अपने पास है, ठीक है, और ये ऐसे कॉलिजन कर रही है, तो इनका दोनों का नॉर्मल कॉमन कहाँ आ जाएगा बताओ, ये सरफेस है, इसका नॉर्मल यहाँ पे आ जाएगा, इसका नॉर्मल यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो लाइन बन रही है इसको अपन बोलते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो 3D मतलब जो अपने पास जिसको हिंदी में तिर्यक बोलते हैं, जिसको अपन ऑब्लिक बोलते हैं इंग्लिश में, अगर वो किसी थीटा एंगल पे आ रही है ना, थीटा टू एंगल, यानी कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट से कभी थीटा एंगल पे आती है, तब अपन बोलते हैं उसको, कौन से बोलते हैं बताओ, इसको बोलते हैं अपन ऑब्लिक कॉलिजन, ठीक है। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट इसका क्या हो जाएगा बताओ, जब ये करती है तो ये इसका क्या आ जाएगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़े क्या, चलो ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये होता है। अब इसमें आपको एक जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ऑब्लिक जो अपने पास कॉलिजन होता है, कोई जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट है वो रिमेन्स हमेशा सेम होते हैं। इसको अपन समझेंगे अच्छे से, ठीक है, वो हमेशा सेम होते हैं। और क्या बोला है कि कन्वर्ट द होल सिचुएशन एज हेड ऑन कॉलिजन एट अलोंग, यानी बाकी जो कंपोनेंट होते हैं उनको अपन जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के पैरेलल जो है अपने पास, उसको अपन एज अ हेड ऑन कॉलिजन के जितने भी कंसेप्ट पड़े उसकी तरह लेने हैं, और बाकी जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के, उसको अपन कैसे लेना है, उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या माननी है, कांस्टेंट माननी है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, रिमेन सेम, कंपोनेंट जितने भी है वो सेम मानने हैं बस। तो यहाँ से एक सवाल है, उसके थ्रू अपन समझते हैं कि क्या बोला गया, ठीक है, उसके थ्रू अपन ये जो कंसेप्ट लिखा है वो समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये अपने पास एक बॉल है जो वी यू वेलोसिटी से जा रहा है, आपको पता है यहाँ पे कॉलिज करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, कोलाइड करेगा। तो इसका जो नॉर्मल है वो कहाँ पे है, यानी कि यही अपने पास क्या है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, ये क्या है इसकी लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। और ये यहाँ से क्या जा रही है, यू से जा रही है, कोलाइड कर रही है। तो ये यू से कोलाइड कर रही है, तो ये कितने एंगल पे कर रही है, दैट इज थीटा एंगल। कितने एंगल पे कर रही है, थीटा एंगल पे। तो अपन को पता है ये तो रुका हुआ है सरफेस, बस ये कोलाइड कर रही है। तो यहाँ से अपने पास जो बाद में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, देखो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, कैसे बनेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं अपन, ये कंपोनेंट
मैं यही बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये यहाँ पे u से जा रहा है, इसका एक इस तरफ कंपोनेंट हो जाएगा, एक पैरेलल हो जाएगा। ये हो जाएगा अपने पास u कोस थीटा और ये हो जाएगा u साइन थीटा। ठीक है, ये अपने पास क्या हो गया, u साइन थीटा u कोस थीटा। अब ये u साइन थीटा और ये u कोस थीटा ये इनिशियल में थे, फाइनल में क्या बन जाएंगे, ये कोलाइड से पहले थे इन दोनों के कंपोनेंट इस तरफ। अब अपन को पता है लाइन ये लिखी है, देखो ध्यान से, क्या लाइन लिखी है कि जो परपेंडिकुलर है लाइन ऑफ इम्पैक्ट से वो अपने को सेम रखने। यानी कि अगर मैं कोलाइड के बाद देखता हूँ यहाँ पे, ऐसे मानो कि इनिशियल में अपने पास ये यू से था, ये थीटा एंगल पे था, यू कोस थीटा बना। ठीक है, ये यू साइन थीटा बना। ये क्या है, बिफोर द कॉलिजन, ये अपने पास लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। अब अपन देखते हैं, बताओ क्या देखेंगे, ये अपन देखते हैं कि जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, ये अपन आफ्टर देख रहे हैं। तो देखो ये जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर वाला है वो तो सेम ही रहेगा, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो है u साइन थीटा ही रहेगा, ये तो सेम रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो इसकी अब वेलोसिटी आएगी, मान लो इसका कोफिशिएंट अपन को e दिया है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेशन। तो अब की बार ये कॉलिंग करके अब पड़ जाएगी, तो ये कितने से जाएगी बताओ, ये जाएगी e इंटू यू कोस थीटा। क्या ये बात आपको समझ में आई क्या, e इंटू यू कोस थीटा। अभी जस्ट मैंने बताया था आपको, क्योंकि v2 माइनस v1 इज इक्वल टू ई v1 माइनस u1 माइनस u2 ये लिखते हैं अपन। तो ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे तो दोनों जीरो है, ये v2 वाला तो दोनों जीरो है ना। तो इस केस में अपने पास जो v1 निकल के आता है माइनस u1। तो u1 इस तरफ था, u कोस थीटा, तो उसका नेगेटिव में आ गया ऊपर e टाइम्स हो जाएगा ये। तो अब जो अपने पास नेट रिजल्टेंट निकल के आती है वो क्या निकल के आती है, ये वाली। और यहाँ से जो मैं नेट लिखूँगा वेलोसिटी वो क्या हो जाएगा अपने पास, बताओ, ये हो जाएगा u साइन थीटा स्क्वायर प्लस ई यू कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो u बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास साइन थीटा स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये अपने पास निकल के आता है, दैट इज़ वी नेट। बस आपको ये याद रखना है। तो ऑब्लिक के जो क्वेश्चन आते हैं वो इस टाइप में आपको दो कंसेप्ट याद रखने हैं। दैट इज़ फर्स्ट कि जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है उसके परपेंडिकुलर वाले जितने भी कंपोनेंट है उसको कोई चेंज नहीं करना है, और जो पैरेलल वाले हैं उसको अपन एज ए हेड ऑन कॉलिजन की तरह जितने भी चेंजेस आए वो अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये अपने पास निकल के आता है आंसर। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें अपन फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक होमवर्क है, आप ये कर लेना। ठीक है, ये इसमें क्या करना है, इसकी लाइन ऑफ इम्पैक्ट अपन को यही दिख रही है। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे, ये और ये, इसके एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर वाला है तो ये तो सेम ही रहेगा। ठीक है, इनको अपन एज ए मान सकते हैं हेड ऑन कॉलिजन हो रहा है। और फॉर्मूले जो भी अपने पास की मोमेंटम कंजर्व करना है, ई की वैल्यू अपन को दी है। ठीक है, तो वहाँ से अपन ई की एक इक्वेशन आ जाएगी और ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज का अपना जो लेक्चर है वो यहीं कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, कि आप हमारे लेक्चर लास्ट तक जुड़े रहे। ठीक है, आपने बहुत सारे कंसेप्ट देखे यहाँ पे। तो ये सेंटर ऑफ मास को पढ़ाने का पहले ये उद्देश्य था कि अपन जो पढ़ने वाले हैं दैट इज़ रोटेशनल मोशन, ठीक है, वो अच्छे से समझ में आए, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट पूछे जाते हैं और वहाँ पे कंसेप्ट यूज में आएंगे इस सेंटर ऑफ मास के। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने आपको पहले आगे पढ़ा दिया इसको अच्छे से। ठीक है, तो आई होप सारी चीज़ें जो कंसेप्ट है वो क्लियर समझ में आ गए होंगे। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख ली, ठीक है, अच्छे से देखने का मतलब ये है कि जितने भी मैंने कंसेप्ट लिखा है उसको शॉर्ट नोट्स में अच्छे से लिखने हैं। ठीक है, उनके ऊपर PYQ लगाने हैं, टेस्ट देने, एनालिसिस करना है और देखना है कि मैं गलतियाँ कहाँ कर रहा हूँ। जो पिछली बार गलतियाँ की वो अब इसकी बार नहीं होनी चाहिए। और जो एग्जाम दे रहे हो आप वो टाइम बाउंडेड बैठ के देने, जो क्वेश्चन कर रहे हो PYQ वो टाइम बाउंडेड करने। ठीक है, और मोस्ट ऑफ जो भी 2023, 22 और 2024 जनवरी टाइम के जो पेपर हुए हैं उनको अच्छे से रट के घोट के पी के चले जाना। ठीक है, आपके जो फिजिक्स में 15 क्वेश्चन तो ऐसे चुटकी में हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर से ही आपको देने वाले हैं। ठीक है, तो इतने नंबर तो आप आज 60 नंबर तो आप आराम से गेन कर सकते हो ऐसे। बाकी थोड़ी सी मेहनत और कर लेना, अच्छे से टेस्ट देने, रेगुलर टेस्ट आपको देने और एनालिसिस जरूर करना है। ठीक है, तो आई होप इससे आपके जो मार्क्स है वो डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएंगे और आप देखोगे कि अप्रैल अटैम्प्ट में आप 4 के आ गए। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रैटेजी के साथ आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, हमारी जो विशेष है आपके साथ है, हम आपके लिए बैठे हैं। जब भी कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट में लिख सकते हो कि इसमें ये समझ में नहीं आया, तो मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो आपका जो आज का लेक्चर है वो यही कंप्लीट करते हैं और मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।